हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी 8 मई 2020 का करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं, जो बेस्ड होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिया गया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा एग्जाम पर्पज से उसको यहाँ कवर किया गया। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ है, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है और लगभग 350 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अभी 5 गाँव को लगभग खाली कराया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कौन सी फैक्ट्री थी? तो फैक्ट्री का नाम था एलजी पॉलीमर, है ना। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, प्लास्टिक बनाती थी। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री का नाम था। और जो गैस लीक हुआ यहाँ पे उसका नाम था स्टायरीन, है ना, STYRENE। स्टायरीन गैस लीक हुआ यहाँ पे और फैक्ट्री का नाम था एलजी पॉलीमर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को इतना, ये दोनों बात याद रखना है। लीक कब हुआ? तो 7 तारीख को सुबह में, है ना, 7 मई 2020 को मॉर्निंग में लीक हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3:30 AM, है ना। द गैस लीक बिगेन अराउंड 3:30 AM इन द प्लांट। और 7 मई को सुबह में, डेट याद रखिएगा, एलजी पॉलीमर कंपनी थी और स्टायरीन गैस का लीक हुआ है। ठीक है, गैस कौन सा लीक हुआ है? तो स्टायरीन गैस लीक हुआ है। ठीक है, इसके पहले इसी तरह का एक ट्रेजिडी हुआ था जिसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, और उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, बताया गया कि SBI कट लेंडिंग रेट FD इंटरेस्ट। तो FDI कट लेंडिंग रेट, है ना, और FD इंटरेस्ट को कट किया। तो ये हमारे लिए नहीं जरूरी थी। यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया गया MCLR। MCLR का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, इस तरीके से MCLR उस रेट को बोलते हैं, वो मिनिमम रेट जिस पे बैंक लेंड कर सकता है। जैसे यदि बैंक का जो रेट है, मान लीजिए कि लोन का रेट उसका 5% है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कस्टमर क्या बोला कि नहीं हमको 3% पे दीजिए, जैसे दुकान पे जाके अथी करते हैं ना, मोल भाव बार्गेनिंग, उस तरीके से। तो ऐसा भी बैंक में भी होता है। जैसे जहाँ जहाँ पे बड़े लोन जब लेते हैं, मतलब कि कोई कंपनी करोड़ों में जब लोन लेती है, तो इस तरीके से होता है कि वहाँ पे उसके लिए बैंक रेट को कम किया जाता है। तो MCLR एक ऐसा रेट होता है कि जिससे कम बैंक नहीं जा सकता है। मतलब बैंक का कहना है कि कुछ भी हो जाए हम इससे कम रेट पे लोन नहीं देंगे, तो उस रेट को बोलते हैं MCLR, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी मिनिमम इंटरेस्ट रेट डेट अ बैंक कैन लेंड। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किया गया था RBI के द्वारा। ये RBI के द्वारा बताया गया था कि आपको ऐसा कुछ सिस्टम रखना है 1 अप्रैल 16 से, है ना, 1 अप्रैल 2016 से बताया गया था RBI के द्वारा कि आपको कुछ ऐसा रेट रखना है कि उससे नीचे आप नहीं जाइएगा। और ये डिसाइड किया जाता है बैंक के द्वारा। जैसे क्वेश्चन एक बार कोई एग्जाम में ही पूछा गया था कि ये डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड RBI नहीं बल्कि बैंक करता है। वहाँ पे ऑप्शन ये था कि RBI डिसाइड द MCLR, तो नहीं, RBI MCLR नहीं डिफाइन करता। जैसे आप देख सकते हैं SBI कट लेंडिंग रेट, तो यदि RBI डिसाइड करता है MCLR को, तो SBI कैसे कट करेगा? तो बैंक डिसाइड करता है कि मेरा MCLR कितना होना चाहिए, लेकिन MCLR डिसाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पे कि टोकन सिस्टम लॉन्च टू बाय लिकर। अब ऐसा सिस्टम आ गया है, मतलब ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है कि टोकन, इंटरनेट से लोग बुकिंग करा रहे हैं कि हमको शराब चाहिए। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने के लिए, इंश्योर कराने के लिए पीपल जो है इस वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप खरीद सकते हैं टोकन, और आप मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, इस तरीके से कूपन मिलेगा और तब जा करके आप शराब ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लोग पिटा करके भी लेने को तैयार है, पुलिस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्डिनेंस के बारे में दिया गया। यूपी में कहा जा रहा है कि यूपी क्लियर्स ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्टिंग बिजनेस फ्रॉम लेबर लॉज, है ना। तो कुछ लेबर लॉज होते हैं तो उनमें आजकल ढील दिया जा रहा है। जैसे लेबर लॉज होते हैं ना कि इससे कम एज के बच्चे को नहीं रखना है, तो इतने आवर से ज़्यादा काम नहीं करवाना है, तो मिनिमम पेमेंट इतना देना है। तो अभी कोविड-19 के कारण सब चीज़ मतलब उथल पुथल हो चुका है, तो उसके लेबर लॉ को थोड़ा ढील देने के लिए, यानी ज़्यादा देर तक काम करवा सकते हैं, कम पेमेंट दे सकते हैं, इस तरीके का कुछ कानून, मतलब कि जो भी था उसको थोड़ा सा लूज़ किया गया, कम्प्लीटली लूज़ नहीं किया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि नो चेंज, कहाँ कहाँ चेंज नहीं हुआ है। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम में चेंज नहीं हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में वर्क करते हैं उनमें चेंज नहीं हुआ, वेजेज एक्ट में चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेबर लॉ थे उनमें चेंजिंग हुआ है। कई तरह के एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। नाम के ऑर्डिनेंस का उत्तर प्रदेश टेम्प्रेरी एग्जाम्शन, है ना, टेम्प्रेरी एग्जाम्प्ट किया गया फ्रॉम सेंट्रल लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस के बारे में यहाँ पर बता देते हैं। ऑर्डिनेंस जो है लाया जाता है
सेंट्रल में प्रेसिडेंट के द्वारा और स्टेट में गवर्नर के द्वारा। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाने का जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट का है 123 और गवर्नर का है 213, ठीक है। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? तो जैसे जब लोकसभा और राज्यसभा दो जो हाउस हैं, लोकसभा एक है एक राज्यसभा है, यदि लोकसभा पावर मतलब कि सेशन में है, राज्यसभा नहीं है, या लोकसभा नहीं है राज्यसभा है, या दोनों नहीं है, यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं जब दोनों में से कोई एक भी यदि पावर में नहीं रहेगा, सेशन में नहीं रहेगा, सॉरी, दोनों में से कोई एक भी यदि सेशन में नहीं रहेगा तो हम लोग वहाँ पे ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। यदि दोनों सेशन में है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में, तब वहाँ पे ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। यही केस होता है स्टेट गवर्नमेंट वाले में, ठीक है। वहाँ पे गवर्नर के द्वारा लाया जाता है आर्टिकल 213। और यहाँ भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में से कोई एक भी यदि फंक्शन में नहीं रहेगा, तो कोई एक भी सेशन में नहीं रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे ऑर्डिनेंस लाया सकता है। तो ये था ऑर्डिनेंस के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे है कि BSF क्लूलेस अबाउट इन्फेक्शन सोर्स एट इट्स कैंप्स इन त्रिपुरा। त्रिपुरा के BSF का जो कैंप है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो BSF के पास कोई भी क्लू नहीं है कि इन्फेक्शन कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम लोग BSF के बारे में पढ़ लेते हैं। BSF का स्थापना जो हुआ था 1 दिसंबर 1965 को हुआ था ना। 1965 का जो लड़ाई हुआ था उसके बाद ऐसा महसूस किया गया कि पहले क्या होता था कि कोई बॉर्डर गार्ड पुलिस नहीं रहता था, वहाँ का जो स्टेट पुलिस होता था वही बॉर्डर को गार्डिंग करता था, ठीक है। लेकिन 65 की लड़ाई के बाद ऐसा फील किया गया कि नहीं, ऐसा भी एक होना चाहिए, तो BSF का स्थापना किया गया था। BSF का स्थापना किया गया उसी के लिए, और ये गार्ड करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था ना, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो अभी कहाँ करता है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे BSF होता है। इंडिया में हर एक बॉर्डर के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स है, ठीक है। तो 1 दिसंबर 1965 को आया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले को गाइड करता है। एक CAPF है। CAPF क्या होता है? तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ना, जैसे CRPF हो गया, CISF हो गया, BSF है, SSB है, ITBP है, ये सब CAPF में आता है, ठीक है। यानी सेंटर का फोर्स होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये मतलब सिविलियन पुलिस और आर्मी पुलिस के बीच वाले लाइन पे रहते हैं, ऐसा माना जा सकता है। MHA के अंदर आता है। जितना भी CAPF है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, यानी कि अमित शाह वाला जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है। तो BSF के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1 दिसंबर 1965 पाकिस्तान और बांग्लादेश को गाइड करता है, ठीक है। तो ये था BSF के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग जो विंध्या पर्वत को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ विंध्य पर्वत के बारे में जान लेते हैं। विंध्य पर्वत कहाँ पे है? तो ये 4-5 स्टेट में फैला हुआ, मेनली मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में है, यूपी में और बिहार में भी है, ठीक है। हाँ सही है, बिहार में भी है। बिहार में जो कैमूर वाला जो रीजन आता है, आई थिंक यहाँ पे भी दिया होगा या नहीं दिया है, ठीक है। हम विंध्य के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा है, उसी तरह थोड़ा सा गुजरात में, थोड़ा सा ऊपर चल जाए तो यूपी में, और यहाँ पे जो कैमूर वाला रीजन है बिहार का, वहाँ पे विंध्य रेंज का हिस्सा, जो कैमूर का जो पठार है ना, वो विंध्य रेंज का हिस्सा माना जाता है। इसके नॉर्थ में जो सतपुरा रेंज है, और साउथ मतलब कि इसका जो बॉर्डर है, एक तरफ सतपुरा रेंज है, एक तरफ छोटा नागपुर प्लेटू है, बीच में विंध्य रेंज है ना। नर्मदा नदी इसके साउथ में बहती है ऐसे, ठीक है। तो था विंध्य रेंज के बारे में। पहले ऐसा माना जाता था कि विंध्य रेंज जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में डिवाइड का काम करता है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में डिवाइड का काम पहले ट्रेडिशनली, मैंने ट्रेडिशनल पर्पस से ऐसा माना जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो सेंट्रल इंडिया में आ रहा है ना। तो विंध्य पर्वत के उधर जो है द्रविड़ माना जाता था और इसके पहले आर्य माना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे पेटा के बारे में, पेटा फ्लैग्स ट्यूबरक्लोसिस इन कैप्टिव एलिफेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला न्यूज़ के बारे में ये बात जानने को मिलता है कि एलिफेंट में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, और हम भी आज पहली बार जाने कि ट्यूबरक्लोसिस एलिफेंट में भी होता है। तो एक कैप्टिव एलिफेंट मतलब कि विथ ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेलेंट एवं कैप्टिव एलिफेंट पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा है ना। पेटा के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पेटा क्या है कि अमेरिकन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल राइट के लिए काम करता है। इसका स्थापना हुआ था 22 मार्च 1980 को हुआ था, है ना। इसका स्थापना 22 मार्च 1980 में हुआ था। और इंडिया में जो पेटा है, पेटा इंडिया है ना, पेटा का एक ब्रांच इंडिया में भी है। इसका स्थापना 2000 में हुआ था, जनवरी 2000 में हुआ था। मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है, और ओरिजिनल वाला कहाँ का? अमेरिका का है, एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है ना। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ऐसा बताया गया है कि जैसे अभी कोई फेस्टिवल होने वाला था, तो केरला में कोई फेस्टिवल होता है जिसमें एलिफेंट को शो किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटा है डिमांडेड फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर फॉर एलिफेंट फ्री सेलिब्रेशन। मतलब ऐसा बोला गया कि वहाँ पे एलिफेंट को नहीं ले जाया जाए। उसका रीज़न बताया गया कि एलिफेंट में भी टीबी अभी चला हुआ है उधर, मतलब उधर टीबी वाला बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, और ये ट्रांसमिबल है, यानी कि एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकता है। और
एलिफेंट में तो होता ही है, बल्कि एलिफेंट से आदमी में भी हो जाता है, मैन में भी हो जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट ओनली बिटवीन एलिफेंट बट आल्सो फ्रॉम एलिफेंट टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो एलिफेंट से ह्यूमन बींग में भी बीमारी फैल जाता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बात पता चला कि सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस एलिफेंट में भी होता है, एलिफेंट से एनिमल में भी फैल सकता है, ठीक है। और पेटा के बारे में हम लोग पढ़े कि ये अमेरिका का एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, 22 मार्च 1980 को बना था। पेटा इंडिया का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और जनवरी 2020 को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कलवीज के बारे में हम लोग न्यूज़ डिस्कस किए थे। IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये POK का जो भी शहर है, मुजफ्फराबाद हो गया, गिलगित बल्तिस्तान, उसका भी वेदर दिखाने लगा है आजकल, है ना। आप लोग जैसे टीवी में वेदर हम लोग देखते थे न्यूज़ चैनल पे, उसमें तो IMD के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर 1875 में इसको बनाया गया था, 1875 में इसको बनाया गया था। एक और बात इसमें है कि एक WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO दुनिया में 6 ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करता है, जो मतलब कि वेदर से रिलेटेड फोरकास्ट करते हो या सुनामी वगैरह को फोरकास्ट करते हो, मतलब इस वाले फंक्शन को करते हो वेदर से रिलेटेड, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को WMO रिकॉग्नाइज करता है। WMO टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब 6 कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें एक IMD भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए भी। और IMD का स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, ठीक है। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ मतलब कि IMD एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हम दूसरे POK और गिलगित बल्तिस्तान वाला जो सिटी है उसका भी वेदर को दिखाएंगे, वेदर रिपोर्ट को दिखाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि NDRF टीम इवैक्यूएट्स 1200 फैमिलीज। तो वही वाईजैग वाला है जो गैस लीक वाला फर्स्ट पेज पे पढ़े थे ना, उसी से रिलेटेड। तो NDRF के बारे में यहाँ जान लेते हैं। NDRF कब बना था? तो NDRF का स्थापना 2005 में हुआ था, ठीक है। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और NDMA एक्ट एक आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। NDMA जो है, NDRF जो है NDMA एक्ट के तहत लाया गया था। NDMA एक्ट 2005 का था। इसके बाद 2006 में NDRF बनाया गया। NDRF MHA के अंदर आता है। MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो PM होते हैं। कन्फ्यूजन यही होता है कि MHA के अंदर जब अंदर आता है तो इसके जो चेयरमैन होंगे होम मिनिस्टर होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके चेयरमैन PM होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2005 में बना था। NDMA एक्ट 2006 में बना था। NDMA एक्ट 2005, ठीक है। इस तरीके से था। ये था NDRF के बारे में। और इंडिया पहला ऐसा और कंट्री है जो एक स्पेशल डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए रखे हुए, एक आर्मी टाइप का रखे हुए है ना, एक स्पेशल यहाँ पे फोर्स होता है इंडिया में। NDRF का काम क्या है? डिजास्टर रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो डिजास्टर के समय रिस्पॉन्स करता है। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री। नेक्स्ट यहाँ पे कि NHRC इशू नोटिस टू सेंट्रल एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये भी उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, विशाखापट्टनम वाले से। यहाँ पे NHRC के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। NHRC क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक लॉ एक्ट ला करके बनाया गया था। एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 12 अक्टूबर 93 है ना, 1993 में बनाया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था। इसके लिए एक्ट कौन था? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। पहले ही बताया कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है NHRC। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। इसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो चेयरमैन होता है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो उसके लिए एक कमेटी होता है। उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? पर हम फिर से रिपीट करते हैं कि NHRC के जो चेयरमैन होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रिकमेंड करते हैं चेयरमैन को। तो उस कमेटी का कौन कौन होता है? NHRC का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस चेयरमैन का नाम रिकमेंड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट को। तो उस कमेटी में आता है PM। उस कमेटी में PM होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं ये दोनों। फिर लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर है, और राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हो गए 6 आदमी। सबसे पहले क्या होता है कि 6 आदमी का कमेटी बनता है। PM, होम मिनिस्टर, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर, ये ध्यान दीजिएगा, या डिप्टी चेयरमैन, है ना। राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो 6 आदमी का एक कमेटी बनता है। 6 आदमी एक नाम पे डिसाइड करते हैं कि फलना आदमी जो है चेयरमैन बनाना चाहिए।
ये भेज देते हैं प्रेसिडेंट को कि NHRC का चेयरमैन इनको बनाना है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट उस आदमी से कंसल्ट करके उनको जो है मतलब कि चेयरमैन बनाते हैं NHRC का, ठीक है। इस तरीके से पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड CJI है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड CJI ही बन सकते थे NHRC के चेयरमैन पहले, है ना। लेकिन पिछले साल एक अमेंडमेंट लाया जिसमें बताया कि CJI नहीं, कोई भी जस्टिस, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, कोई भी जस्टिस, कोई जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस ही, तो कोई भी जस्टिस सब चेयरमैन बन सकते हैं। तो पहले क्या था कि सिर्फ CJI बनते थे, लेकिन अब क्या है कि कोई भी जस्टिस बन सकते हैं। 70 साल एज तक रहना रहता है, ठीक है, 70 साल मैक्सिमम एज होता है, क्योंकि 65 पे तो रिटायर ही होते हैं चीफ जस्टिस या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस 65 पे तो रिटायर ही होते हैं, ठीक है। तो 70 तक उनको मतलब कि बनना रहता है, चेयरमैन का एज है मैक्सिमम एज। और 12 अक्टूबर 1993 को बना था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन के अपॉइंट करते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कमेटी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये था NHRC के बारे में सब कुछ। यहाँ पे है कि IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर था MI-17 या MiG-17 जिसको बोलते हैं, सिक्किम में फोर्स लैंडिंग करवाना पड़ा, मतलब कि इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ा, ऐसा बोल सकते हैं। तो IAF के बारे में पढ़ लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दुनिया में चौथा नंबर पे आता है, ठीक है, अपने साइज़ के आधार पर, और जो उसमें फ्लीट है, मतलब उसमें कितने जहाज हेलीकॉप्टर है, कितने प्लेन है, ये सब के आधार पे, मतलब दुनिया का चौथा पावरफुल एयरफोर्स है, ऐसा बोल सकते हैं इन शॉर्ट। तो रैंक 4th इन द वर्ल्ड। ये बनाया कब गया था? तो 8 अक्टूबर 1932 को बनाया गया था। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है ना। 8 अक्टूबर 1932 को जो है एयरफोर्स की स्थापना किया गया था। और पहले इसका क्या नाम था? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स, इसके आगे रॉयल लगता था, इंडियन एयरफोर्स आगे में रॉयल लगता था। वर्ल्ड वार 2 में भी ये वर्क किया, ठीक है, क्योंकि 1932 में बना था, तो इसी से पता चलता था कि वर्ल्ड वार 2 में भी ये काम किया होगा, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 1932 को बनाया गया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से, और दुनिया में चौथा नंबर पे है। आज़ादी के बाद इसमें नाम के आगे से रॉयल को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये था एयरफोर्स के बारे में। यहाँ पे MiG-17 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक रशियन हेलीकॉप्टर है, रशियन ओरिजिन का है, और मीडियम ट्विन टर्बाइन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। कैसा हेलीकॉप्टर है? तो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। तो बहुत सारे हेलीकॉप्टर ऐसे होता है कि अटैक हेलीकॉप्टर होता है, ठीक है, कोई कोई, जैसे अपाचे जो है अटैक हेलीकॉप्टर है, उसी तरीके से यहाँ तो MI-17 जो है ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, रशियन ओरिजिन का है, याद रखिएगा कि MiG-17 जो है रशियन ओरिजिन का है। तो यहाँ पे है, ठीक है। IAF और MiG-17 के बारे में हम लोग पढ़े। नेक्स्ट है कि सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस, WHO का कहना है कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस का बढ़ोतरी हो गया। तो ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। इंडिया में भी जो वीमेन कमीशन है ना, महिला आयोग जो है, उनका भी ये कहना है। तो हम लोग यहाँ पे WHO के बारे में पढ़ लेते हैं। WHO के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके भी जो चेयरमैन उसका नाम है टेड्रोस एडनोम। 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। WHO का 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुआ था। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। और इसका जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, UN का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो UN के जो 5 मेन ऑर्गन है, UN के 6 ऑर्गन पहले थे, अभी 5 मेन ऑर्गन है। उसमें एक ऑर्गन का नाम है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तहत ही WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को सब आता है, ठीक है। तो UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर WHO है, यानी UN का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। अभी जो चेयरमैन है टेड्रोस एडनोम है, ठीक है। तो ये था WHO के बारे में। 2 दिन पहले भी आई थिंक इसको हम बताए थे। यहाँ पे एक न्यूज़ है कि नेतन्याहू सिक्योर्स बैकिंग फॉर न्यू इजरायली गवर्नमेंट। कल वहाँ का एक न्यूज़ है कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का जो मेन कोर्ट है, एक ऑर्डर दिया नेतन्याहू को, बेंजामिन नेतन्याहू को, कि आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। पिछले 5-6 महीने से वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं था, मतलब कि परमानेंट गवर्नमेंट नहीं था, टेम्पोररी गवर्नमेंट के रूप में वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे याद रखिए कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहे हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। इनका पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी, LIKUD, लिक्विड नहीं, लिकुड पार्टी, LIKUD। और इनके साथ जो पार्टी है उसका नाम है वाइट एंड ब्लू, यहाँ पे देख सकते हैं। द लिकुड जो नेतन्याहू का पार्टी है, ब्लू एंड वाइट पार्टी इशूड अ स्टेटमेंट सेइंग दैट दे हैड गिवन प्रेसिडेंट रेनवेन रिवलिन द सिग्नेचर ऑफ 72 पार्लियामेंट मेंबर्स। तो आगे हम लोग को नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है। लिकुड पार्टी है प्राइम मिनिस्टर का जो नेतन्याहू है। उसके अलावा कौन कौन पार्टी? द ब्लू एंड वाइट पार्टी वहाँ है ना। और अभी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। पिछले 5-6 महीने से वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि PFC हैज़ इतना बिलियन NPH इन थर्मल लोन बुक, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैंक का नाम लिया जा रहा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब कि एक कॉरपोरेशन है जो फंडिंग करता है
तो हम लोग यहाँ एनपीए के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एनपीए क्या होता है कि जैसे कोई भी बैंक जब लोन देता है तो जब लोन देता है तो उसका एक इंटरेस्ट आता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक बैंक है ए, एक आदमी है बी, ए जो है बी को पैसा दिया, बी बोला कि हम 3 महीने में रिटर्न कर देंगे या 3 साल में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जितने दिन में रिटर्न करना था यदि उतने दिन, मान लीजिए 3 साल में बी रिटर्न नहीं किया, यानी 3 ईयर प्लस 90 डेज, जब उसका लास्ट डेट था रिटर्न करने का, है ना, बोला कि लास्ट डे मतलब कि यदि हम 5 तारीख को पैसा रिटर्न कर देंगे तो 5 तारीख को पैसा नहीं रिटर्न किया तो वहाँ से 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर यदि पैसा नहीं आता है तो फिर उसको एनपीए माना जाता है। एनपीए कब बनता है? तो लास्ट रिटर्निंग डेट जो उसका था, ड्यू डेट जो था, वहाँ से 90 दिन के अंदर पैसा नहीं आता है तो मान लिया जाता है कि एनपीए हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, ठीक है। तो ये था एनपीए के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन इन सुंदरबन राइजेज टू 96। सुंदरबन में जो है टाइगर का पॉपुलेशन 96 हो गया है, बढ़ करके 96 हो गया है। तो यहाँ पर लोग टाइगर पॉपुलेशन के बारे में जान लेते हैं। एक टाइगर सेंसस होता है। टाइगर सेंसस हमेशा 4 साल पे किया जाता है। 2014 में हुआ था, उसके बाद 2018 में हुआ, ठीक है। तो 14 वाले का रिपोर्ट 2015 में आया था, जिसमें बताया गया कि इंडिया में 2226 टाइगर है। 18 वाला का रिपोर्ट इंडिया आया 2019 में, जिसमें बताया गया 2967 टाइगर है, ठीक है। तो इंडिया में भी कितने टाइगर हैं? 2967, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था, रसिया में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में। रसिया में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बताया गया था कि 2022 तक हमको टाइगर पॉपुलेशन डबल करना है। 2022 तक टाइगर पॉपुलेशन जो है डबल करना है। ये सम्मेलन 2010 में हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था 29 जुलाई 2010, यहाँ पे बताते हैं 29 जुलाई 2010 में सम्मेलन हुआ। इस दिन डिसाइड किया गया कि हमको टाइगर पॉपुलेशन डबल करना है। कब तक? 2022 तक। तो इंडिया जो है 2019 में ही अपना टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया। इंडिया जो है 2019 में ही अपना टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया, ठीक है। तो 29 जुलाई को हुआ था, तो इसलिए 29 जुलाई को मीटिंग हुआ था, उसी को याद करने के लिए 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। तो ग्लोबल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई। क्यों? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है। उस टाइगर समिट में डिसाइड किया गया कि 2022 तक हम टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लेंगे। अच्छा, कितने कंट्री में टाइगर पाया जाता है? तो 13 कंट्री में टाइगर पाया जाता है। इसको टाइगर रेंज कंट्री बोला जाता है, यानी जहाँ जहाँ टाइगर पाया जाता है उसको बोलते हैं टाइगर रेंज कंट्री। और सेंट पीटर्सबर्ग में 13 देश के आदमी, मतलब 13 देश के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे बैठे थे और तय किए थे कि 2022 तक हमको डबल करना है। इंडिया 2019 तक डबल कर लिया है, ठीक है। और इंडिया में एक चलता है प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में लाया गया था। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था इंडिया में। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है। 73 में कौन प्राइम मिनिस्टर थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में अप्रैल 1973 में लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर का पॉपुलेशन कहाँ है? तो स्टेट में है मध्य प्रदेश। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर का पॉपुलेशन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 526 है। ये 2018 के डाटा के अनुसार है ना। 2014 के अनुसार देखा जाए तो कर्नाटका था, उसमें 524 है। अभी कहाँ है? कर्नाटका में 524 है, मध्य प्रदेश में 526 है। तो सबसे हाईएस्ट कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पे कहाँ है? कर्नाटका। यदि 2014 का डाटा पूछा जाए तो सबसे हाईएस्ट था कर्नाटका, ठीक है। तो अभी के सिचुएशन के आधार पे हाईएस्ट है मध्य प्रदेश 526, कर्नाटका 524, ठीक है। उसके बाद आता है, अब देखिए उसके बाद क्या है कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम दो ऐसा स्टेट है जहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन घटा है। 2014 के मुकाबले 2018 में टाइगर का पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है छत्तीसगढ़ और मिजोरम, दो स्टेट में, ठीक है। हम रिपीट करते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटका 524, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम ऐसा स्टेट है जहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन घटा है ना, 2014 के मुकाबले घट गया है छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में आया था। ग्लोबल टाइगर डे बनाया जाता है 29 जुलाई 2010 को। सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट हुआ था 2010 में, 29 जुलाई 2010 में, जिसमें 13 टाइगर रेंज कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। और ऐसा बोला गया था कि 2022 तक टाइगर के पॉपुलेशन को डबल कर लेना है, लेकिन इंडिया 2019 में उसको अचीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है वहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है। वहाँ उसी में 215 टाइगर है। जिम कॉर्बेट में अकेले 215 टाइगर है, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट है, इंडिया की तरफ से सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। 1973 में बनाया गया था, 1973 में बनाया गया था, ठीक है।
उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्यों? क्योंकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर आने के बाद हर जगह टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो जिम कॉर्बेट भी एक तरह का टाइगर रिजर्व है, वो भी बनाया गया। तो 1973 में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया। एज नेशनल पार्क में देखा जाए तो सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट में 215 टाइगर अकेले हैं। टाइगर सेंसस होता है 4 साल पे, हम पहले ही बताएं, 2014 में, फिर 2018 में। ठीक है, 2014 के बाद 2018 में, 2018 के अनुसार 2967, 2967 इतने टाइगर हैं। यहाँ पे एक बॉडी में टाइगर सेंसस कराता कौन है? तो NTCA करवाता है। NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो NTCA कब बनाया गया था? तो 2005 में बनाया गया था। NTCA कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। ये क्या है? एक स्टेचुटरी बॉडी है। NTCA एक तरह का स्टेचुटरी बॉडी है। तो कौन सा एक्ट होगा? तो एक्ट है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हाँ, सही है, 1972 का जो एक्ट है उसी को अमेंड किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, WPA 1972, उसी में NTCA बनाया गया था। और इसके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो भी पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट जो भी हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये था NTCA के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये न्यूज़ डिस्कशन समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।